Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great, all are enjoying the physics to your best. तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ. किसकी एप्लीकेशन? गोस्लो की एप्लीकेशन हम कंटिन्यूशन में कर रहे थे. तो नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन आती है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सबसे पहली बात तो ये. दूसरी बात, ये एप्लीकेशन है क्या? वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, चार्ज्ड शेल. हमने एक चार्ज्ड वायर लेकर देख ली, हमने एक चार्ज्ड शीट लेकर देख ली, हमने दो चार्ज्ड शीट्स लेकर देख ली. अब बारी है शेल लेने की, स्फेरिकल शेल लेने की. स्फेरिकल शेल माने के क्या? जैसे आपकी बॉल है बेटा, स्फेरिकल शेल. हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल बेटा, स्फेरिकल शेल. स्फेरिकल शेल से क्या मतलब है? चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. ऑफ कोर्स चार्ज्ड है, तभी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है बेटा. एक चार्ज्ड स्फेरिकल शेल का क्या मतलब है? एक स्फीयर जो कि अंदर से खाली है, तभी उसको शेल बोला. एक ऐसा होलोस्फीयर, जिसको हम इसको एक होलोस्फीयर भी नाम दे सकते हैं बेटा, होलोस्फीयर भी कह सकते हैं. समझ आ गई मेरी बात? मतलब एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से खोखला है, शेप क्या है? स्फीयर की है, और वो चार्ज्ड है. एक ऐसा स्फेरिकल शेल जो चार्ज्ड है, इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है, कॉन्टिन्यूस चार्ज. तो दो बातें यहां से राइज होती है. देखो बेटा, मैंने पॉजिटिव लिया है, आप एज यूजुअल नेगेटिव भी ले सकते हैं. मतलब एक ऐसा शेल जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज्ड है, यूनिफॉर्म चार्ज है उसके ऊपर, अंदर से खोखला है बेचारा. और दो तरह से हो सकता है बेटा, ये शेल कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है. कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का क्या मतलब होता है? कंडक्टिंग का मतलब जब हम किसी चीज को चार्ज देते हैं या उसके अंदर चार्ज एक्वायर होता है, अगर तो वो चार्ज फ्लो कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट हो सकता है, जा सकता है, तो उसको कहते हैं ये चीज कंडक्टिंग है, एक कंडक्टर है, क्योंकि ये चार्ज को फ्लो होने दे रही है अपने अंदर से. समझ आ गई? मतलब अगर मेरे पास एक ऐसी रोड है और चार्ज यहां से यहां घूम के जा रहा है, इसका मतलब ये कंडक्ट कर रहा है चार्ज को, तो ये रोड एक कंडक्टर हो गई. समझ आ गई? और नॉन कंडक्टर क्या होता है? जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा नहीं सकता, उसको हम कहते हैं नॉन कंडक्टर. ठीक है. अब जो शेल अंदर से खोखली है बेटा, चाहे तो वो कंडक्टर है, चाहे तो वो नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज कहां रहेगा? अंदर तो जा नहीं सकता ना, क्योंकि अंदर तो है ही नहीं, वो खाली मीडियम है, अंदर तो है ही नहीं. तो ये अब आपके पास एक बॉल है, उसके अंदर तो कुछ नहीं है, दैट इज अ होलो. समझ आ गई? इसका मतलब चाहे मेरे पास कंडक्टिंग है ये शेल, चाहे मेरे पास नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज विल रिसाइड ऑन इट्स सरफेस. दोनों के लिए यही केसेस कंसीडर होंगे, यही सेम आंसर्स आएंगे जो हम निकालेंगे, सेम डेरिवेशन होगी, सेम कंसेप्ट है. क्यों? क्योंकि चार्ज, हमें देखना है चार्ज कहां पर है. ठीक है. तो चाहे कंडक्टिंग चाहे नॉन कंडक्टिंग, चार्ज के पास तो चाहे वो कंडक्टिंग भी होता ना, तो चार्ज के पास कोई रास्ता ही नहीं है कि वो अंदर जाए. क्यों? क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो होलो है ना, अंदर से खोखला है. तो चाहे कंडक्टिंग चाहे नॉन कंडक्टिंग, कहानी सारी यही होने वाली है. ठीक. तो जो मर्जी दिया हो, स्फेरिकल शेल की इस चीज से फर्क हमें नहीं पड़ने वाला. हम हो गए बेशरम, हमें कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है जी. चलो अब क्वेश्चन आता है, यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड. बाहर किसी पॉइंट पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सरफेस पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. ये तीन चीजें फटाफट से कंसीडर करते हैं, बहुत ज्यादा आसान. आइए आप मेरे साथ चलिए. सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं बेटा आउटसाइड, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सबसे पहले हमारे पास केस आता है आउटसाइड का. ठीक. मान लो वो पॉइंट है मेरे पास, कहां पे लूं? यहां ले लेती हूं. ये पॉइंट P है बाहर, इस शेल के बाहर हमारे पास पॉइंट है P, जो कि इस शेल पॉइंट है मेरे पास P. ठीक है. जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दैट इज आउटसाइड. फिर हम इसके सरफेस पे निकाल लेंगे और तीसरी बार हम इसके अंदर निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके बेटा.
तो कैसे निकलेगी, बड़ा इजी है। सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना है, हाँ जी, सबसे पहले एक और देख लो, इस स्फेरिकल शेल के बारे में बता तो दो, इसका नाम अता पता क्या है, नाम अता पता मतलब ये इसका रेडियस क्या है, इसका साइज क्या है, ये तो बता दो। तो हमने एक ऐसी स्फेरिकल शेल ली जिसके ऊपर यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड है और इसका रेडियस है बेटा आर। क्या रेडियस है, आर इज द रेडियस। और अगर इस O से मैं इस P का डिस्टेंस लूं दैट इज अ स्मॉल r। कहने का मतलब ये है कि रेडियस इसका है r, अगर ये पॉइंट A है मेरे पास ये वाला, तो OA है r, ये डिस्टेंस है कैपिटल R, दैट इज द रेडियस ऑफ द शेल, जो चेंज नहीं होगा अगर हम शेल सेम रख रहे हैं, चाहे ऊपर निकालो, चाहे इसके अंदर, चाहे इसके अंदर, चाहे और अंदर, ठीक है, R तो सेम है। और P पॉइंट का जो O से डिस्टेंस है दैट इज OP इज अ स्मॉल r। दिस इज वेरिएबल, क्योंकि अगर मैं ये पॉइंट ना लेकर ये वाला पॉइंट ले लूं तो R क्या है, ये हो जाएगा OP, ये वाला बड़े वाला। समझ आ गई मेरी बात। पर ये है हमारा रेडियस दैट इज नॉट चेंजिंग, दिस इज द R विच इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। चलो जी, अता पता नाम बता दिया, अब हम चलते हैं मेन बात पर। हमने लगानी है गॉस लॉ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो गॉस लॉ महाराज जी आते हैं और कहते हैं मुझे यूज करो, ठीक। पर हमें कैसे लगानी होती है, अब हम इतनी एप्लीकेशंस कर चुके हैं। सबसे पहले बेटा हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना होता है, एक ऐसा गॉसियन सरफेस जो कैसा हो, जो सिमेट्रिकल हो, ताकि उसका सरफेस इंटीग्रल लेना बड़ा आसान हो जाए। बताया था आपको सब, ये जो सिमेट्रिकल हो, दूसरी बात इस पॉइंट से पास करता हो, ठीक। तो एक ऐसा सरफेस मैंने बनाया, एक बड़ा स्फीयर, इसका पापा। चलो जी, इसका मतलब ये जो आउटर स्फीयर है मेरा, जिसने मेरा पूरा ब्लैक बॉडी भर दिया, पता नहीं मैं डेरिवेशन कहाँ करूंगी अब, तो ये जो मेरा पूरा आउटर स्फीयर है बेटा, ठीक है, वो आउटर स्फीयर क्या है, एक गॉसियन सरफेस जिसमें मैं गॉस थ्योरम लगाऊंगी। ये है मेरा गॉसियन सरफेस जो कि सिमेट्रिकल है, क्योंकि स्फीयर है। जैसे मैं आपको ये कहूं, एक छोटी बॉल, उस बॉल के ऊपर एक बड़ी बॉल, तो छोटी बॉल क्या है, शेल, और बड़ी बॉल क्या है, उस पॉइंट P से होने वाला एक गॉसियन सरफेस। दिस इज अ गॉसियन सरफेस, ठीक है जी। अच्छा, ओके, सेकेंड स्टेप क्या होता है, एक गॉसियन सरफेस बना लिया। सेकेंड स्टेप क्या होता है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो अपने फॉर्मूला से, इंटीग्रल E.ds से, वो आंसर निकाल लो। फिर क्या करो, आपको गॉस थ्योरम ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो होती है Q नेट ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो गॉस थ्योरम से निकाल ली इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपल फॉर्मूले से निकाल ली, दोनों को इक्वेट कर दो, वहां से E आ जाता है। यही हम करते हैं, यहां पे भी यही करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो फ्लक्स है, इससे होने वाला जो फ्लक्स है, मतलब इस पॉजिटिव से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो इसमें से भी पास हो रही है बेटा। तो क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, तो इसका कुछ फ्लक्स होएगा, वो हमें निकालना है। दो जगहों से निकाल लेंगे, एक तो सिंपल फॉर्मूले से कैलकुलेट करके फ्लक्स निकाल लेंगे इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, और दूसरा हम निकालेंगे गॉस थ्योरम का यूज करके। दोनों फ्लक्स दे रहे हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे। पहले निकालते हैं फॉर्मूले का यूज करके। हमें पता है फ्लक्स होता है इंटीग्रल E.ds। चलो ये भी छोड़ो, सबसे पहले गॉसियन सरफेस लेने के बाद हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ds लेते हैं, चुटकू सा। तो हमने क्या करा, ये ds ले लिया छोटा सा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस सरफेस के लोंग फ्लक्स निकालते हैं, क्योंकि वो फ्लक्स इस छोटे से सरफेस के लोंग है, इसलिए उस फ्लक्स को नाम दिया d फाई, स्मॉल फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स। क्यों, क्योंकि छोटे से सरफेस के, इस छोटे से फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे पूरे सरफेस पे, तो पूरा फ्लक्स आ जाएगा, ठीक। सो हमें यहां पर निकालना है डी फाई बेटा। तो डी फाई क्या होगा मेरे पास, इट इज, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे चार्ज ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, हर तरफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ निकलने वाली, वो क्या है, सिमेट्रिकल है, एंड इट इज रेडियल। मतलब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ऐसे ऐसे रेडियल, हर पॉइंट पे रेडियल निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्री। इसका मतलब अगर ये मेरे पास सरफेस है और इस सरफेस का नॉर्मल क्या होता है, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर अंदर की तरफ भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है, पर हमें कौन सा परपेंडिकुलर लेना होता है, जो आउटवर्ड हो। वी ऑलवेज वॉन्ट टू टेक द आउटवर्ड परपेंडिकुलर। कितनी बार बताया ना मैंने आपको ये। तो ये अगर ds वेक्टर या ds कैप है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल है,
मतलब इस स्फीयर के परपेंडिकुलर है हर पॉइंट पर, तो इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, अलोंग ds। नहीं समझ आया, दोबारा सुनो बच्चे, क्योंकि चार्ज सिमेट्रिकल, और हमें पता है जब ऐसा स्फीयर में चार्ज सिमेट्रिकल प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियल होती है। मतलब इस सरफेस के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके रेडियल मतलब इसके परपेंडिकुलर, और इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, ds कैप। हमें पता है ना एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। तो E और ds दोनों एक ही तरफ एक ही दिशा में जा रहे हैं, भेड़चाल, ठीक है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बीच का एंगल क्या हो गया, 0। अगर E भी इस तरफ ds भी इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0, बिकॉज दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। तो यहां पर हमें पता है E डॉट ds है, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, E ds cos ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 0 एंड cos 0 इज 1। ठीक है, तो d फाई मेरे पास आ गया E ds। ओके, सो टोटल फ्लक्स क्या होगा थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स फाई टोटल इज इंटीग्रेशन ऑफ E ds ऑफ d फाई, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, और d फाई क्या है मेरे पास, E ds। E क्योंकि हर तरफ कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो E को ले आओ बाहर इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन ऑफ ds इस टोटल इसका इंटीग्रेशन अलोंग द होल स्फीयर, दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई इस स्फीयर का रेडियस। यहां r मत लिख देना, r तो इस स्फीयर का रेडियस है। दोबारा सुनो, मुझे यहां पर इस ds का इंटीग्रेशन इस बड़े वाले स्फीयर के लेना है, मतलब मुझे इस पूरे बड़े वाले स्फीयर का एरिया चाहिए। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, टोटल 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसका रेडियस क्या है, O से ये P पॉइंट, दैट इज अ स्मॉल r। तो इसका बड़े वाले स्फीयर का एरिया क्या होएगा, दैट विल बी 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो फाई टोटल आ गया मेरे पास E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये था मेरे पास कैलकुलेटेड, क्या था बेटा, कैलकुलेटेड। तो मेरे पास कैपिटल फाई टोटल आ गया, फाई टोटल आ गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। समझ आ गई। अब गॉस महाराज जी आ गए चाय पानी पी के, बहुत देर से चाय पानी पी रहे थे। क्या कह रहा है वो, गॉस महाराज जी कहते हैं फाई टोटल क्या तुम निकाल रहे हो, मैं बताता हूं। फाई टोटल क्या होगा, इस स्फीयर के अंदर आपने फाई टोटल निकालना है, मतलब इसके अलोंग फ्लक्स निकालनी है, तो इसके अंदर जितना चार्ज है वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और मीडियम क्या लेते हैं हम हमेशा, एयर नहीं होगा तो आप जो मीडियम है उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डाल देना, सिर नहीं खपाना ज्यादा। ठीक, तो क्यू नेट हमें अब पता लगाना है। क्यू नेट कैसे पता लगाएं, मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है, हमें ये तो पता है कि इसके अंदर है चार्ज शेल, तो जितना शेल के ऊपर चार्ज वही चार्ज इस पूरे बड़े वाले डब्बे के, बड़े वाले स्फीयर के अंदर है। इसके ऊपर चार्ज कैसे पता लगाएंगे, मान लो बेटा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक यूनिट, मान लो यूनिट में मीटर स्क्वायर ले लेती हूं, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर मेरे पास क्यू चार्ज है या 5 कूलम्ब चार्ज है, कितना चार्ज है, 5 कूलम्ब चार्ज है। ठीक है, तो 5 क्या होगी, सिग्मा, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है वो होता है सिग्मा, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। कि अगर मैं कहूं 1 मीटर स्क्वायर में 5 कूलम्ब है, 10 मीटर स्क्वायर में कितना होएगा, अगर 1 में 5 है, मतलब सिग्मा अगर 5 है तो 10 में कितना होएगा, 10 इंटू 5। 1 में 5 तो 10 में कितना आएगा, 10 इंटू 5। समझ आ गई मेरी बात। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि इस पूरे के ऊपर बेटा अगर मेरे पास चार्ज है स्मॉल क्यू, स्मॉल ना ले बड़ा ले ले, चलो जी हमें स्मॉल अच्छा नहीं लगा, हम ले लेते हैं कैपिटल क्यू। मतलब ये पूरा चार्ज टोटल कर दो तो क्या है मेरे पास, कैपिटल क्यू। समझ आ गई। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सिग्मा मतलब चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। क्यू चार्ज इस पूरे पर प्रेजेंट है, इसका मतलब इस पूरे का सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई इंटू इसका रेडियस का स्क्वायर। यहां पे कैपिटल आर आएगा क्योंकि इसका एरिया ले रही है। ठीक, तो इस पूरे मतलब इतने एरिया पे 4 पाई आर स्क्वायर पे क्यू चार्ज है, या हम ऐसा कहें कि क्यू चार्ज पूरे पे है, पूरे का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्यू चार्ज 4 पाई आर स्क्वायर पर है। ठीक है, तो अगर क्यू चार्ज 4 पाई आर स्क्वायर पे है, ठीक है जी, या 4 पाई आर स्क्वायर पे क्यू चार्ज है, तो 1 यूनिट पे कितना आएगा, क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर।
1 यूनिट पे कितना आएगा, Q ओवर 4 पाई R स्क्वायर। और ये 1 यूनिट पे कितना चार्ज होता है, Q ओवर 4 पाई, अगर मैं इस ध्यान से सुनो, अगर 4 पाई R स्क्वायर पे Q है या Q अगर 4 पाई R स्क्वायर पे चार्ज है तो 1 यूनिट पे कितना चार्ज होएगा, 1 यूनिट एरिया पे Q डिवाइडेड बाय टोटल एरिया जिस पे ये चार्ज है, Q ओवर 4 पाई R स्क्वायर। नहीं समझ आया, दोबारा लास्ट टाइम रिपीट करूंगी। अगर बच्चे 4 पाई R स्क्वायर पे Q चार्ज है एरिया पर, तो 1 मीटर स्क्वायर या 1 यूनिट पे कितना चार्ज होगा, Q ओवर 4 पाई R स्क्वायर। और ये क्या हो गया, 1 यूनिट पर, 1 यूनिट एरिया पर कितना चार्ज, और 1 यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होता है, वो चीज होती क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो टोटल एरिया, टोटल चार्ज जो Q था वो इस फॉर्मूले से निकल सकता है, Q इज इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा। हम Q नेट पे लिख सकते हैं 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा, यहां लिख दो 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा। मतलब अगर Q 4 पाई R स्क्वायर पे है, सॉरी आई एम सो सॉरी, ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर हमारे पास Q चार्ज 4 पाई R स्क्वायर पे प्रेजेंट है तो 1 यूनिट पे कितना होगा, Q ओवर 4 पाई R स्क्वायर, और उसको कहते क्या है, सिग्मा। यहां से हमने Q निकाला और उसकी वैल्यू वहां पर पुट की, ठीक है। तो फाई टोटल हमारे पास ये आया और ये आया, दोनों फाई टोटल, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। तो यहां से 4 पाई कैंसिल, E आ गया मेरे पास कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं यहां पर देखूं कि सिग्मा है क्या, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा था, वहां से Q निकाला था। अगर तो सिग्मा में आंसर देना है तो ये आंसर है, अगर चार्ज में आंसर देना है तो सिग्मा की वैल्यू क्या है वो पुट कर दो, Q ओवर 4 पाई R स्क्वायर। देखो यहां पर सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो E आ जाएगा R स्क्वायर ओवर R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट Q ओवर 4 पाई R स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर इस R स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, मेरे पास E आ जाएगा, अगर चार्ज में देना है, टोटल चार्ज शेल पे है, ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। कुछ याद आया इसको देखकर? जो पहले एक्सप्रेशन था वो सिग्मा की फॉर्म में था, जो यहां लिखा था, ये चार्ज की फॉर्म में है, दोनों में हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं। इसको देखकर कुछ याद आया? ऐसे नहीं ये दे रहा धोखा हमें कि आपके पास इस पूरे, ये जो पूरा चार्ज Q है ये इस O पर है प्रेजेंट, और कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं स्मॉल r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी वो आती क्या है, द चार्ज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू द चार्ज ओवर द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमें धोखा दे रहा है। कैसा धोखा दे रहा है बेशरम? हमें दे रहा है कि ऐसा धोखा दे रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा Q चार्ज इस O पर प्रेजेंट हो, कंसेंट्रेटेड हो, और एक यूनिट चार्ज बना दे, पॉइंट चार्ज। क्योंकि पॉइंट चार्ज से अगर स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो वो यही आती है, कूलम्ब लॉ ने कहा था ना। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें धोखा दे रहा है कि ये सारा चार्ज इसके सेंटर पर लोकेटेड है नहीं, हो ही नहीं सकता, कंडक्टिंग नहीं है, ये कैसे लेकर आएगा, कंडक्ट कराएगा, हमने तो इसको ऊपर दिया हुआ है, पर ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं जो लगता है कई बार वो सच नहीं होता, ठीक है। तो जो हमें लग रहा है वो ये लग रहा है इस फॉर्मूले से कि ये जो Q चार्ज है वो यहां बैठा हुआ है सारा झुकड़ के, एक पॉइंट चार्ज बना के, पर ऐसा तो नहीं है, Q चार्ज तो इसके ऊपर सेपरेटेड है, ठीक। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट दैट इज आउटसाइड, एक ऐसे पॉइंट पर जो कि इस स्फीयर के बाहर है, बाहर। फिर उसके बाहर हमने उसका क्वेश्चन सरफेस किया और ये पूरी कहानी बनाई। अच्छा, अगर मैं इसका वेरिएशन देखूं E का R स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट, तो क्या वेरिएशन आने वाला है बेटा? E का R स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट वेरिएशन बताना है मुझे। मतलब E जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। समझ आ गई? चलो जी, ये बात याद रखना कि मतलब जितना दूर मैं ये पॉइंट लेके जाऊंगी E मेरा उतना कम होता रहेगा। समझ आ गई? या मैं ऐसे बोल सकती हूं, जब मेरा डिस्टेंस O से पॉइंट का वो बड़ा है रेडियस से, स्मॉल r से बड़ा होना मतलब पॉइंट इस स्फीयर के बाहर है, तो जब स्मॉल r रेडियस से बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये आता है, जिसने हमें धोखा भी दिया अभी इस एक्सप्रेशन ने। और ये एक्सप्रेशन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन O एंड दैट पॉइंट।
चलो जी, तो ये चीज आपने याद रखनी कि ये एक्सप्रेशन आया, यहां से हमें ये पता चल रहा है, और ये किसके लिए है, जब r इस कैपिटल R से बड़ी है, मतलब ये r इस कैपिटल R से बड़ी, मतलब ये पॉइंट इस स्फीयर के बाहर है। ठीक, अब हम सेकंड चीज पर चलते हैं। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस। ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाहर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने निकाली है, नहीं समझ में आई तो उसको दोबारा रिपीट करके देखिए। तो अब हम निकालते हैं इसके ऊपर, ये पॉइंट रहा P, इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इसका सेंटर है, ये इसका R रेडियस है। ठीक है जी, अब मुझे इसके ऊपर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, वही हम करेंगे फ्लक्स। अब इसका गॉसियन सरफेस क्या है, ये शेल खुद। ठीक है, तो अब वो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है। हमने क्या करा था, अपनी तरफ से निकाला था फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, दैट विल बी E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल। हमें पता है E और ds के बीच में एंगल 0 है, तो ये क्या होएगा, E ds cos 0 इज 1। E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस है कौन सा, शेल ही है, इसलिए एरिया किसका आएगा गॉसियन सरफेस का, शेल का एरिया। तो शेल का एरिया टोटल क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। तो मेरे पास फाई टोटल आ गया E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है जी, तो मेरे पास फाई टोटल आ गया E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अब आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमें कहती है कि फ्लक्स होता है नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। नेट चार्ज क्या है बेटा, इसके ऊपर Q ओवर एप्सिलॉन नोट, दोनों को इक्वेट कर दो तो E आ जाएगा मेरे, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज Q ओवर एप्सिलॉन नोट, सो E इज Q ओवर 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। क्योंकि चार्ज इसके ऊपर कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट, R भी इसका रेडियस, समझा कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया मेरे पास, Q ओवर 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर हमारे पास डिस्टेंस इस पॉइंट का R कैपिटल R से ज्यादा था तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी टोटल चार्ज ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r स्क्वायर। जब मेरे पास डिस्टेंस इस R के बराबर है तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक, अब करते हैं हम, जब हमारे पास डिस्टेंस R से छोटा है, मतलब वो पॉइंट का O से डिस्टेंस इस कैपिटल R से छोटा, मतलब वो पॉइंट क्या है इसके अंदर, तभी तो वो R इस कैपिटल R से छोटा होएगा। मान लो वो पॉइंट ये रहा, इसका मतलब थर्ड हम यहां पर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल, इनसाइड वाला। ठीक है जी, तो इनसाइड वाले में सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कि इससे पास होना चाहिए, इसलिए इस तरफ इस वाले पॉइंट में गॉसियन सरफेस इस स्फेरिकल शेल के अंदर बना हुआ है। ठीक, तो ये डॉटलेट मेरे पास गॉसियन सरफेस हो गया। तो ये गॉसियन सरफेस कहता है E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल जो सिंपल बनेगा E इंटू, अगर इसका रेडियस स्मॉल r है, OP 4 पाई R स्क्वायर, ये निकलेगा। अभी मैंने आपको बताया कैसे निकलता है। और गॉस थ्योरम कहती है इट मस्ट बी इक्वल्स टू Q चार्ज, Q दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठुल्लू क्यों, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, सारा चार्ज तो स्फेरिकल शेल के ऊपर है। जब पॉइंट बाहर था तो गॉसियन सरफेस इस तरह से था कि उसके अंदर ये पूरा चार्ज था, जब पॉइंट यहां था तो इस गॉसियन सरफेस पे पूरा चार्ज है, जब पॉइंट अंदर है तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो क्यू नेट क्या आएगा, 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, 0, E क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर, और 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर क्या होगा, 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज शून्य, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0। दोबारा देखिए, अगर मैं इसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं बेटा, बहुत इजी था, इंटरेस्टिंग भी कितना, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है जी। ओके, मतलब अगर ये मेरे पास R है और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब हमारा R बड़ा 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 कैपिटल R, मतलब ये हमारे पास रेडियस है, O से ये रेडियस हो गया, मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास जो है ये है कैपिटल R। ठीक है जी, तो जब मेरा स्मॉल r इस कैपिटल R से छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। मतलब जब तक हम रेडियस तक नहीं पहुंचते तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। इस पॉइंट पे डिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू क्या है बेटा, ये वाली E, और ये है क्या मेरे पास, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, ये वाली वैल्यू है।
मतलब पहले 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिस्टेंस है सेंटर से। जब सेंटर से ये हमारा इतना डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट पर रेडियस है, कहने का मतलब ये अगर रेडियस 5 मीटर है तो ये डिस्टेंस 5 मीटर है यहां से यहां तक का, ठीक है। तो इससे पहले पहले जितना भी डिस्टेंस होगा, मतलब वो स्मॉल r रेडियस से कम है, इस रेडियस से कम है, तो उस पूरे के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। फिर जब वो 5 हो गया, मतलब डिस्टेंस उसका रेडियस के बराबर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है, Q/4πε0 कैपिटल R स्क्वायर। फिर जब r हमारा इस रेडियस से बढ़ रहा है तो हमारे पास E क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो 0 देन अटेन अ पर्टिकुलर वैल्यू विच इज इक्वल्स टू दिस, एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जब हमारा R इस कैपिटल R से आगे होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस कैपिटल R पे एक पर्टिकुलर वैल्यू ये वाली, और इस कैपिटल R से कम 0। तो ये था हमारे पास एक शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर, उसके सर पे और उसके अंदर। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मैंने टॉपिक समझाने में अपनी जान लगाई है। कोई भी डाउट आता है बेटा, आप प्लीज वीडियो इसमें कमेंट्स में डालिए और हमारी वीडियोस को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए।